गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। देखिए, एज यू नो वेरी वेल दैट लेंथ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। मीन्स देर आर टू मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डायरेक्ट मेथड एंड indirect method, right? Direct method, as the name suggests, if we measure directly with the help of a scale. Just take an example for this. अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके सामने जो पेन रखा हुआ है या जो पेन जिससे आप पढ़ रहे हैं उसका लेंथ मेजर कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक सिंपल 1 सेंटीमीटर स्केल लेंगे और उसकी लेंथ को मेजर करेंगे उसके साथ कंपेयर कर कर। तो इसका मतलब वो जो मेजरमेंट है वो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट मेजरमेंट? अगर कोई लेंथ ऐसी है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो in that case it is not possible that we will use a scale, right? So for measurement of those type of lengths we will use indirect method measurements. The length may be very very small also, just like atomic size, nuclear size. These size cannot be measured directly, so we will use indirect methods. तो इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम बात करेंगे कुछ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड्स की, जो कि हम लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज लेंथ, राइट? जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मेजरमेंट हाइट ऑफ ए माउंटेन। यू हैव टू मेजर हाइट ऑफ ए माउंटेन। सो इट्स नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाई ये आपके पास में एक माउंटेन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्केल लें, एक फीता लें और यहाँ पर इसके रख के और ऐसे आप हाइट मेजर कर लें। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट का सिस्टम। और वो सिस्टम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ ज़रा यहाँ। उसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक है टेलीस्कोप और दूसरा है आपके सीट इन द सेंस आपका पेपर। ठीक है, आपको पेपर वर्क भी उसमें करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ज़रा देखते हैं। सपोज कीजिए जो डायग्राम आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें जो ए बी है डेट इज ए माउंटेन, राइट? यहाँ हम मान लेते हैं, मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, कि ये आपके पास में इस तरह से कोई माउंटेन है रैंडम शेप की, एंड यू हैव टू मेजर द हाइट ऑफ दिस माउंटेन। तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर सामने जो ग्राउंड है आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और लेट अस से दिस इज पॉइंट सी, जो आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर एक टेलीस्कोप फिट करेंगे। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में काम आती है। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये आपके पास में माउंटेन है, इस माउंटेन के टॉप को टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट बी इज द टॉप ऑफ माउंटेन एंड पॉइंट ए इज योर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंड दिस एंगल इज मेजर्ड। हाउ विल यू मेजर दिस एंगल? जो ये टेलीस्कोप वाला जो सिस्टम है उसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है कि आपने टेलीस्कोप की जो ट्यूब है उसको कितना ऊपर की तरफ रोटेट किया या कितना नीचे की तरफ रोटेट किया, कितना दाएं रोटेट किया या कितना बाएं रोटेट किया। तो वहाँ पर पूरा एंगल मेजरमेंट का अपने पास एक सिस्टम होता है। तो टेलीस्कोप की हेल्प से आप इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, जो ये एंगल नज़र आ रहा है, और इस एंगल को हमने नाम दिया θ2। ओके, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अपनी पोजीशन चेंज की और हम पहुंच गए पॉइंट डी के ऊपर। जैसे अभी पॉइंट सी के ऊपर थे, अब हम चले जाते हैं पॉइंट डी के ऊपर, राइट? और पॉइंट डी के ऊपर जाकर के फिर से वही चीज़ रिपीट की। वी विल सी द टॉप ऑफ द माउंटेन। हमने टॉप ऑफ माउंटेन को देखा विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, और ये जो एंगल था डेट इज θ1, इसको मेजर कर लिया। ठीक है,
अच्छा, ये जो डिस्टेंस है डी सी, ये डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर ही है। आप पहले सी पॉइंट पर थे, फिर आप डी पॉइंट पे गए, तो ये जो डी, स्मॉल डी आपको नज़र आ रहा है, इसको भी आप इजीली स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि हमने आखिर किया क्या है, आप आराम से समझिएगा इस चीज़ को। हमने एक माउंटेन लिया और उस माउंटेन का हाइट लेट किया h, ठीक है। और पहले हम पॉइंट सी के ऊपर थे और सी पर टेलीस्कोप सेट करके हमने उसके टॉप को बी को देखा और जो एंगल θ2 था उसका रीडिंग हमने नोट कर लिया। फिर हम पॉइंट डी के ऊपर गए और फिर से हमने उसकी टॉप को देखा और जो एंगल θ1 था वो हमने मेजर कर लिया, इन द सेंस उसकी रीडिंग हमने नोट की। और ये जो सी डी है, बीच का जो डिस्टेंस है, ये विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर हैं। तो आप स्केल यूज कीजिए, आप फीता यूज कीजिए और आप इजीली जो है वो डी को मेजर कर लेंगे। तो आपके पास में 3 चीज़ें आपके पास में आ चुकी है और वो 3 चीज़ें क्या हैं आपके पास में, θ1, θ2 एंड डी, ठीक है। ये नॉन चीज़ें हैं। θ1 θ2 आपने टेलीस्कोप से मेजर किया और जो स्मॉल डी है वो आपने स्केल से मेजर किया। इसके बाद आप सीट लेंगे और सीट के ऊपर एक डायग्राम बनाएंगे, जैसा डायग्राम आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को x लेट कर लेंगे। कौन सी डिस्टेंस, AC। एक्चुअल में इस x को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा जो था ये आपका माउंटेन था और माउंटेन का सेंटर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो सेंटर से सी का डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ लेट किया हुआ है कि लेट दिस डिस्टेंस इज x। आप जब फाइनल फार्मूला निकालेंगे तो उसमें x नहीं आएगा, और कैसे नहीं आएगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माउंटेन की हाइट जो थी वो x थी और जो ये डिस्टेंस है c, ये x है। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। और इस डायग्राम में आपको 2 ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही है। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है AB और D। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से आप जो है हाइट कैलकुलेट करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखिए, सपोज कीजिए ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 2 ट्रायंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे डायग्राम में। डायग्राम में पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप ट्रायंगल DAB की बात करते हैं, अगर ट्रायंगल DAB की आप बात करेंगे तो वहाँ जब आपके पास में जो नॉन चीज़ें हैं उनका आप यूज करेंगे, ठीक है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो आपकी सुविधा के लिए मैं ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ। इस तरह से एक ट्रायंगल थी आपके पास में, दिस इज A, दिस इज B, आई थिंक दिस वाज A, राइट। वो एक ही बात है, आप किसी को भी ले सकते हैं। और दिस वाज D, ये जो एंगल था डेट इज θ1 और जो ये टोटल डिस्टेंस था वो आ गया था x प्लस स्मॉल d। आप ध्यानपूर्वक उसको देख लीजिएगा पीछे करके। तो x प्लस स्मॉल डी और जो हाइट था डेट इज h। तो आप इसमें कोट θ1 आप निकालिए। आप जानते हैं कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो AD अपॉन में AB आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में कोट θ1 आपके पास में बनेगा x प्लस डी अपॉन h। इन द सेम मैनर आप जाएंगे दूसरी वाले ट्रायंगल में CAB। जो CAB जो ट्रायंगल थी कुछ इस तरह से, ये पॉइंट C था, ये एंगल जो था डेट वाज θ2 और ये जो डिस्टेंस थी डेट वाज x और ये जो डिस्टेंस थी डेट वाज h। और सेम प्रोसीजर आप वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और वहाँ से आप निकालेंगे θ2, मतलब कोट θ2। तो इस तरह से आपके पास में 2 इक्वेशन आपके पास में बिल्ट हो जाएगी जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, सॉरी डिवाइड नहीं करना, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखिए आपके पास में आप कुछ ऐसा चाहेंगे कि θ1 θ2 D ये तो आपके पास में नॉन है। मैंने बताया था कि θ1 θ2 आप टेलीस्कोप से मेजर कर रहे हैं और जो D है वो आप स्केल से मेजर कर रहे हैं और आपको निकालना क्या है, h। तो आप ये चाहेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है उस आंसर में केवल h, θ1 θ2 और D ही आए। अगर हम इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में x अननोन है और x को हमें हटाना है, तो वो तभी पॉसिबल है। देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आई विल से x प्लस h, सॉरी x अपॉन h प्लस D अपॉन h।
x अपॉन एच प्लस डी अपॉन एच, और यहाँ पर भी आपको x प्लस एच नज़र आ रहा है। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो x प्लस एच कैंसिल हो जाएगा और ओनली डी अपॉन एच जो है वो आपके पास में बचेगा। तो इसीलिए इन्होंने एक में से दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास आंसर आ गया हाइट का। और जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपके पास में θ1 है, θ2 है और स्मॉल d है। θ1 θ2 आपने टेलीस्कोप से मेजर किया था और स्मॉल d जो था वो आपने स्केल से मेजर किया था। इस तरह से हाइट ऑफ माउंटेन आपके पास में आ जाएगा। और चूंकि हमने डायरेक्टली हाइट ऑफ माउंटेन को मेजर नहीं किया तो डेट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब आगे चलते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों में थोड़ा सा परेशानी रहती है इस मेथड को लेकर। तो आज इस मेथड को अच्छे से समझेंगे कि आखिर पैरेलैक्स मेथड है क्या, और बहुत ही आसान है। तो पैरेलैक्स मेथड पर जाने से पहले हमें पैरेलैक्स वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है आखिर, क्योंकि आगे आपका जो है कहीं ना कहीं पैरेलैक्स एरर नामक टर्म भी आएगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले पैरेलैक्स का मतलब समझें। अब पैरेलैक्स का मतलब होता है शिफ्ट इन द चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी चेंज द आई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले एक एक्टिविटी हम करते हैं, राइट। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, या उसको पेन ले लीजिए, ये आपके पास में पेन है, ठीक है। और ये आपके पास में है एक बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है, आराम से समझिएगा चीज़ों को। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि जो चीज़ पीछे होती है। अब यहाँ पर आप हैं, इस जगह पर आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इस पेन को बारी बारी से अपनी एक एक आंख बंद करके देख रहे हैं। पहले आपको लेफ्ट आई से देखना है राइट आई क्लोज करते हुए, और फिर आपको राइट आई से देखना है लेफ्ट आई क्लोज करते हुए। तो देखिए, आराम से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे सपोज करो कि मैं जो है लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से देखता हूँ इस पेन को, और इस पेन के सामने जो है, जब ऐसा करने पर मुझे जो बैकग्राउंड जो है, आप एम्फेसिस मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, तो बैकग्राउंड आपको यहाँ नज़र आ रहा है। सपोज कीजिए जब आप आई चेंज करेंगे और इस पेन को देखेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है ये आपको यहाँ नज़र आएगा। आना कहाँ चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आएगा कहाँ? यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे करके भी देखेंगे। आपको देखना किसको है? दो चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है ना। दो चीज़ों का आपको देखना है, एक पेन को और एक बैकग्राउंड को। तो आप पाएंगे कि जब लेफ्ट आई से इस वाली आई से देख रहे थे तो इधर दिख रहा था, और इस वाली आई से देख रहे थे तो ऐसे दिख रहा है। मतलब बैकग्राउंड का अपरेंट पोजीशन चेंज हो गया है, पेन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पेन वही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड उसका अपरेंट पोजीशन, अपरेंट का मतलब जो रियल ना हो, जो वर्चुअल हो, जो आपको अपीयर हो। तो आपको अपीयर हो रहा है कि पेन का पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। तो ये जो अपरेंट चेंज इन पोजीशन हुआ, पहले यहाँ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है पेन के पीछे, और फिर पेन के पीछे जो बैकग्राउंड है जो पहले यहाँ था वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह, मतलब यहाँ आ गया। तो इस अपरेंट चेंज को बोला जाता है पैरेलैक्स। ठीक है, और जैसा आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस होती है इसको बेसिस बोलते हैं, और जो ये एंगल होता है इसको पैरेलिटिक एंगल बोलते हैं। एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई वॉच है, आपके पास में एक वॉच है, और उस वॉच को अगर आपका निडल वॉच के ऊपर यहाँ है, आराम से समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट 2 है, आपका निडल एग्जैक्टली 2 के ऊपर है। जब आप इस निडल को एग्जैक्टली अबव से देखेंगे, एग्जैक्टली अबव कह रहा हूँ मैं, याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, एग्जैक्टली अबव। तो आपको ये निडल जो है वो 2 के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन आप देखिएगा, अगर इस निडल को एग्जैक्टली अबव से देखने की बजाय अगर साइड बाय इधर से देखा जाए, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये निडल जो है इसकी पोजीशन एग्जैक्टली 2 पर नज़र ना करके इससे हल्का सा ऊपर नज़र आएगी। इसी तरह अगर इधर से आप देखेंगे तो इस निडल की पोजीशन एग्जैक्टली ऊपर, मतलब 2 के ऊपर ना आ करके आपको इस साइड नज़र आएगी। तो क्या निडल की पोजीशन चेंज हुई है? निडल की पोजीशन चेंज हुई नहीं है, केवल आपको ऐसा
अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निडल की पोजीशन चेंज हुई है। तो यही जो अपरेंट शिफ्ट जो होता है इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। तो ये दोनों चीज़ें आप करके देखेंगे कि अभी मैंने आपको जो समझाया वो मैंने आपको समझाया कि पैरेलैक्स क्या है, ठीक है, और पैरेलिटिक एंगल क्या है। लेकिन अब मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह से आपके पास में एक चीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी और उस ट्रायंगल का ही आपको यूज करना है, राइट। उस ट्रायंगल को आप यूज करना है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इस ट्रायंगल में एक आपके पास में एंगल नज़र आ रहा है और दूसरा जो है वो आपके पास में रेडियस है और तीसरा आपके पास में आर्क है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे हम यूज़ करते हैं, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ मून ऑब्लिक प्लैनेट फ्रॉम अर्थ यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। मून का डिस्टेंस निकाल रहे हैं अर्थ से, और कैसे निकालेंगे इसको डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा ज़रा अच्छे से आराम से। आइए देखो, आप इस डायग्राम पर फोकस कीजिएगा, बस पूरा खेल यहीं पर है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप देखिए ज़रा, यहाँ ये आपके पास में मून है और ये आपके पास में है अर्थ, ठीक है। पहले आप पॉइंट ए के ऊपर थे। दोबारा बता रहा हूँ, पैरेलैक्स मेथड बहुत सिंपल मेथड है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। और क्या करते हैं उसमें देखना ज़रा। ये आपके पास में पोजीशन ए है, मतलब पहले जो अपने पास में जो मैन था वो ए पॉइंट के ऊपर था। अब ए पॉइंट से उसने मून को ऑब्जर्व किया टेलीस्कोप ले करके, क्योंकि उसके हाथ में टेलीस्कोप है ना। दूर की चीज़ देखनी है तो किससे देखेंगे, टेलीस्कोप से ही देखेंगे। तो टेलीस्कोप को उसने ऑब्जर्व किया पॉइंट ए से, ठीक है। एट द सेम टाइम उसने स्टार को ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक बार वो मून को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। एक बार उसने टेलीस्कोप इधर फिट किया, फिर उसने टेलीस्कोप को घुमाया और एक स्टार को देखा। अब स्टार जो है वो आपको पता है मून के कंपैरिजन में काफ़ी डिस्टेंस पर होता है। तो इस जो ये आपके पास में डॉटेड लाइन है इसको आप नियरली स्ट्रेट मान सकते हैं, क्योंकि स्टार जो है वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है। और ये जो एंगल है 5-1 वो उसने मेजर कर लिया। अब कैसे मेजर करेगा 5-1, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेलीस्कोप में अरेंजमेंट होता है एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने का। वहाँ डिवीजन्स होते हैं, तो उन डिवीजन्स की हेल्प से हम एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो बंदा है ये पॉइंट बी पर पहुँचा और इसने सेम प्रोसेस रिपीट किया। सेम प्रोसेस रिपीट किया मतलब मून को देखा और जो 4 अवे जो स्टार था मून के कंपैरिजन में उसको देखा। और किससे देखा, टेलीस्कोप से। और सेम उसने 5-2 मेजर किया, ठीक है। इसके बाद में उसने एक सीट लिया और सीट के ऊपर एक डायग्राम बनाया, ठीक वैसा ही डायग्राम जैसा आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप ज़रा एक बात एक समझिएगा, इस डायग्राम में आप समझदार हैं कि अगर ये जो एंगल 5-1 है, ये वाला एंगल 5-1 है, तो ये एंगल भी आपके पास में 5-1 ही होगा। इसी तरह ये एंगल 5-2 है तो ये भी आपके पास में 5-2 होगा, राइट। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक इसी तरह से ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं, राइट। अब देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनी वो स्ट्रक्चर क्या बनी, आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनी वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गई, इस तरह से, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है बी और ये डिस्टेंस अर्थ के ऊपर है। ये डिस्टेंस जो है वो अर्थ के ऊपर है, तो उसको आप आराम से इजीली मेजर कर सकते हैं। और ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल हो गया 5-1 + 5-2, मतलब कुछ ऐसा चीज़ आपके पास में आ गया इस तरह से। ये टोटल एंगल आपके पास में आ गया 5-1 + 5-2। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट बी। और जो ये डिस्टेंस था जिसको हम आर्क बोल रहे हैं, ये आपके पास में एक नियरली एक आर्क ही बनेगा और इट विल बी नियरली ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये आपके पास में बी है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बड़ा फेमस फार्मूला है, आप इस फॉर्मूले को आराम से जानते हैं, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगाया गया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या है 5-1 + 5-2 और आर्क की वैल्यू क्या है बी और रेडियस क्या है AP, है ना। ये रेडियस है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये रेडियस हैं। और ये आपके पास में क्या थी, आपके पास में आर्क थी। ये आपके पास में रेडियस, ये आपके पास में रेडियस और ये आपके पास में आर्क। तो यहाँ से एंगल 5-1 + 5-2 और B/AP, तो यहाँ से AP आ गया, ठीक है। अब AP क्या चीज़ है, अगर आपसे बात करें AP है क्या, AP जो है
वो जहाँ बंदा खड़ा था वहाँ से मून का डिस्टेंस है, और बंदा कहाँ पे खड़ा था, अर्थ के ऊपर था। तो जो AP है या BP है या फिर PO, ये तीनों के तीनों अर्थ से डिस्टेंस हैं। तो आप AP भी ले सकते हैं, BP भी ले सकते हैं और PO भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आर्क है तो डेफिनेटली ये तीनों साइड जो है वो बराबर होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल b था वो आपने मेजर कर रखा था, phi1 phi2 जो था वो आपने टेलीस्कोप की हेल्प से मेजर किया, और इस तरह से आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, AP की वैल्यू। ठीक इसी तरह से बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे एक आर्टिकल आपके पास में और है जिसमें आप डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार निकालेंगे अर्थ से, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो मेथड वही है, आप डायग्राम को देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ और आप देखिए डायग्राम एग्जैक्टली उसी तरह का है, बस थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ कि यहाँ पर पहले मून था, अब यहाँ नियर बाई स्टार आ गया, यहाँ पहले स्टार था, अब यहाँ फार स्टार आ गया। देखिए मून के कंपैरिजन में स्टार फार होता है, लेकिन जब आप नियर बाई स्टार लेंगे तो आपको फार स्टार लेना पड़ेगा। सेम वही चीज़ आपको रिपीट करनी है, एक A पॉइंट पे रह करके एंगल मेजर करना है, फिर B पॉइंट पर एंगल मेजर करना है। अगर ये phi1 है तो ये भी phi1 होगा, ये phi2 है तो ये भी phi2 होगा, और इस तरह से आपके पास में एक सिस्टम बन जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और ये A और B दोनों पॉइंट अर्थ के ऊपर हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट लिए गए हैं ये पॉइंट, तो ये अर्थ का एक डायमीटर हो जाता है, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ का डायमीटर कितना है। तो इस तरीके से आप AP, AN और BN आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वही तरीका है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जैसा आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आप यहाँ यूज करेंगे। ज़रा देखें ये क्या लिखा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सेम फिनोमिना आप इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए वही सेम आंसर आपका जो है आ जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड का नाम है कोपर्निकस मेथड। ये कोपर्निकस मेथड क्या चीज़ है, देखिए अभी तक हमने क्या मेजर किया, अभी तक हमने मेजर किया डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, फिर हमने मेजर किया डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ। अब हम मेजर करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ इन्फीरियर प्लैनेट्स। इन्फीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज प्लैनेट्स विच आर नियर टू द सन। ठीक है, जो सन और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट आ रहे हैं, या वो प्लैनेट जो सन के नज़दीक हैं, नियर हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर प्लैनेट्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं इसको जूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ज़रा डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। इस मेथड का नाम है कोपर्निकस मेथड, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको बताया था इसके बारे में, तो हमने उसका नाम दे दिया। अब देखिए अगर इस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहाँ सेंटर में आपको सन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो P है ये इन्फीरियर प्लैनेट है, और आपको पता है कि ये इसके चारों तरफ सर्कल में घूमेगा, तो ये जो पाथ आपको नज़र आ रहा है ये इस प्लैनेट का पाथ नज़र आ रहा है। उसके बाद में ये आप देखिए यहाँ पर आपके पास में है अर्थ, और ये आपका अर्थ का सर्कुलर पाथ है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि एक शीट के ऊपर ये डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे आपके सामने है। अब यहाँ से आपने E को और प्लैनेट को ज्वाइन किया, इसको आपने नाम दे दिया DPE। DPE मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। और ये जो है ये आपके पास में DSP है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, और यही आपको फाइंड आउट करना है। आर्टिकल का नाम भी यही था कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि ये तो एक टेंजेंट हो जाता है ना, ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है और ये आपकी रेडियस, तो ये जो एंगल बनेगा डेट एंगल विल बी 90 डिग्री। आपको इसी तरह से लेना है। ठीक है, और फिर हमने इनको ज्वाइन किया, ये जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो होती है बच्चे, वो 1 AU होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू नियरली अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये एंगल जो है, ये एंगल है आपके पास में थीटा। ठीक है, और ये एंगल आपको कैसे पता लगेगा, ये एंगल पता लगेगा अगेन टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से आप क्या कर रहे हैं, आखिर कर क्या रहे हैं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ दोबारा समझाने के लिए आपको। आप आखिर कर क्या रहे हैं, आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर के टेलीस्कोप लेके एक बार आप प्लैनेट को देखते हैं, एक बार आप सन को देखते हैं, और ये जो एंगल है ये मेजर कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
अब देखिए आपके पास में DSC, ये डिस्टेंस आपके पास में है। जैसे मैंने बताया कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 1 AU होती है। तो ये डिस्टेंस आपके पास में है और एंगल की भी आपके पास में है। ये आपके पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक साइड आपको पता है, एंगल आपको पता है, तो क्या आप दूसरी साइड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो पता करना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो पता होता है उसको नीचे रखते हैं। और आप इस ट्राइंगल में DSP ये आपको निकालना था, DSC आपको पता था, तो जब DSP अपॉन DSC करेंगे तो डेट विल कम आउट टू बी साइन थीटा, ठीक है। और आपके पास में DSC की वैल्यू आपके पास में है 1 AU, और थीटा आपने कहाँ से मेजर कर लिया? टेलीस्कोप से। तो इस तरह से किसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी? DSP की वैल्यू आपके पास में यहाँ आ जाएगी, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो मेथड था, ये मेथड था आपका कोपर्निकस मेथड, ठीक है। अब कुछ और मेथड और भी हैं अपने पास इनडायरेक्ट उसके लेंथ को मेजर करने के, जो मैं यहाँ आपसे एक मेथड और डिस्कस कर रहा हूँ, और इस मेथड का नाम है लेजर मेथड। क्या नाम है? लेजर। यहाँ पर देखिए 3 मेथड है एक जैसे। एक लेजर मेथड है जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक राडार, आपने सुना होगा RADAR, रडार, और एक सोनार, SONAR, और इनके बारे में आप छोटी क्लासों में अपने बचपन में आप पढ़ते हैं 9th क्लास में, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो तीनों मेथड जो हैं वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। इनके अंदर हम लाइट रेडिएशंस का यूज करते हैं। याद रखिए किनका? लाइट रेडिएशंस का। अब आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जो लाइट आपको विजिबल जो लाइट है जिससे आप देखते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लाइट रेडिएशन है वो 7 टाइप्स की होती हैं। आप जिसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब जिसके हेल्प से आप देख पाते हैं, वो उनमें से एक है जिसका नाम है विजिबल रेडिएशन। उसके अलावा 6 लाइटें और भी हैं। तो हम इनमें वही लाइट्स यूज करने वाले हैं जिनकी स्पीड आप सबको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लेजर में लेजर लाइट का यूज़ करेंगे, रेडियो में रेडार के अंदर रेडियो वेव्स माइक्रोवेव का यूज़ करेंगे, और जो सोनार है इनके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। और अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनकी स्पीड भी पता होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो कैसे काम करता है ये, मैं इसके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ। तीनों एक जैसे हैं, जैसे मैंने बताया, तीनों में सेम कंसेप्ट आप यूज़ करने वाले हैं। और कैसे यूज़ करेंगे? अच्छा, इनका जो अलग अलग यूज है वो केवल ये है कि कौन कहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे रेडार की अगर मैं बात करूं तो रेडार जो यूज होता है वो होता है, जैसे अपने पास में एयरफोर्स वगैरह है, आप सुनते होंगे कि मिलिट्री इसका यूज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनिमी कंट्री है या एनिमी ना भी हो, कोई दूसरा कंट्री है, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए या फिर चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, अगर वहाँ से हमारे इंडिया में कोई फाइटर प्लेन उनका आ जाता है या कोई भी XYZ चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रेडार का यूज़ करते हैं। तो कैसे रेडार काम करता है, कैसे बताएगा कि इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल तीनों का एक ही है। इसी तरह से जो सोनार है, सोनार का यूज हम कहाँ करते हैं? सोनार का हम यूज करते हैं जब हम सबमरीन्स की बात करें। सबमरीन्स कहाँ होती है? जो पानी के अंदर होती है, राइट, वाटर अंडर द सी, यहाँ पर सबमरीन है। तो ये सबमरीन जब चलती है तो आगे कुछ जो रॉक वगैरह कुछ ना आ जाए, ऐसी कोई चीज़ ना आए जिससे ये टकरा जाए, तो उसका पता करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए इनका प्रिंसिपल क्या है, ये मेथड काम कैसे करते हैं, वो आप आराम से समझिएगा। जैसे मैं लेजर की बात कर लेता हूँ। अब सोचिए और समझिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है वो बंदा खड़ा हुआ है, और इसको यहाँ खड़े खड़े ये डिस्टेंस मेजर करनी है ना। इसको चलना नहीं है, इसको ये नहीं करना कि इसको स्केल यूज़ करना है, नहीं, ये चाह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर खड़े खड़े मेजर करे। तो ये क्या करेगा, इसके पास में एक वॉच होगी, राइट, एक वॉच होगी इसके पास में, और एक होगी इसके पास में लेजर लाइट। ये लेजर लाइट को छोड़ेगा, लेजर लाइट जाएगी और टकरा करके वापस आएगी, ठीक है। और ये टाइम को मेजर कर लेगा, ठीक है, कि कितना टाइम जाने और आने में कितना टाइम लिया। अब आप देखिए कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जाने का डिस्टेंस अगर d है तो आने का डिस्टेंस भी d है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितना हो जाएगा? 2d। और टाइम कितना लिया उसने? t। और किस स्पीड से गया? c स्पीड से। तो आप ये फॉर्मूला आप इसमें
लगा सकते हैं, जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखो ये आपने लगा दिया, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, d प्लस डी, टाइम हो गया t और स्पीड है c। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल गया c इंटू टी अपॉन 2, और c जो था वो आपको पता था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम आपने क्लॉक से मेजर कर लिया, तो इस तरह से आपके पास में खड़े खड़े बिल्डिंग का डिस्टेंस आ गया कि बिल्डिंग जो है वो इतना डिस्टेंस के ऊपर है हमारे से। यही कंसेप्ट यूज होता है आपके रडार में, और यही कंसेप्ट यूज होता है आपके सोनार में। बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे रेडिएशंस हम अलग यूज करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्पीड है वो भी उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड थे अपने पास में लार्ज लेंथ को मेजर करने के लिए, लार्ज को, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड थे लार्ज के लिए। अब एक लास्ट में एक मेथड और मैं डिस्कस करता हूँ स्मॉल मेजरमेंट के लिए। अभी हमने लार्ज लेंथ का मेजरमेंट किया, अब हम स्मॉल का मेजर करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई। क्या निकाल रहे हैं बच्चे? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करें? तो अपने पास में ना इसका एक बड़ा अच्छा सा फेमस एक मेथड है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था अवोगाड्रो, ठीक है। तो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे उसने रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट किया। लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ पता होना चाहिए, उसने आखिर बोला क्या था इसके बारे में। उसने कोई हाइपोथेसिस दिया, कोई नियम दिया, कोई रूल दिया, उसको हम यूज़ करेंगे। तो वो नियम क्या था? उसने हमें क्या बताया? उसने हमें बताया कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस विल बी इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। आराम से समझिए, कोई सब्सटेंस है हमारे पास में, ठीक है, आपको पता है सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस के अंदर एटम भी होंगे क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलकर के बनी हुई है। तो ये जो रूल है, ये रूल बोलता है कि ये जो एटम जो इसके अंदर हैं, उन एटम्स का जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो कितना ऑक्यूपाई करेंगे? वो 2/3 ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे इस सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर मैं V मान लेता हूँ, तो इसके अंदर जितने भी एटम होंगे उनका वॉल्यूम होगा 2/3V। ये रूल बोलता है ये वाला। और ये जो सारी एनालिसिस जो कर रहे हैं, ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं 1 ग्राम के अंदर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, जो उसने अवोगाड्रो ने जो हमें बता दिया, तो उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जो है वो दोनों साइड निकालनी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड निकालनी है। अच्छा, जब भी आप किसी एटम को डिफाइन करते हैं, किसी सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं, मतलब जिससे वो बना होता है, उसका कोई ना कोई मोलर मास पक्का होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उस एटम का उस सब्सटेंस का मोलर मास जो था डेट वाज m, ठीक है। और उसमें एटम कितने थे? उसके 1 m ग्राम में n एटम थे, ठीक है। आराम से सुनिएगा, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मास क्या मान लिया? m, और सब्सटेंस में एटम कितने थे? n, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए मोलर मास अगर m है, तो हम ये कहेंगे कि m ग्राम के अंदर कितने एटम है? n एटम है। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या बोला? अगर इस सब्सटेंस का मोलर मास m है और इसके अंदर एटम n है, तो हम कह सकते हैं कि जो m ग्राम के अंदर जो एटम्स हैं वो n है। लेकिन आपको कितने ग्राम में चाहिए? आपको चाहिए 1 ग्राम में, 1 ग्राम में। तो आप इस m को इधर भेज देते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम आपके पास में कितना आ जाएगा? n/m, ठीक है। लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम थोड़ी ना निकालने हैं, आपको निकालना है वॉल्यूम। एक बात बताओ, जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो अगर मैं उसकी रेडियस r मान लेता हूँ, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³, क्योंकि वो एक स्फेयर है। दोबारा बताता हूँ, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है सभी एटम्स का, और एटम थे कितने? n/m, तो इसको n/m से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स कितना आ गया? n/m। n/m जो था वो तो थे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, और इनटू में एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³। और r क्या चीज़ है इसमें? रेडियस है। वही रेडियस आपको निकालनी है, आपका उद्देश्य भी यही है कि आपको रेडियस ऑफ एटम निकालनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ 1 ग्राम के अंदर जो था वो वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस साइड की बात करते हैं। ये जो साइड है ये बोलता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, एटम्स का नहीं लेना, अब सब्सटेंस का लेना है, ठीक है ना, सब्सटेंस का। तो डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और ये मास कितना लेना है सब्सटेंस का? 1 ग्राम। तो इस मास की जगह m की जगह वैल्यू 1 आ जाएगी, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और इधर डेंसिटी है, डेंसिटी का सिंबल आप जानते हैं रो होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा? 1/ρ, क्योंकि आपको वॉल्यूम चाहिए ना। तो ये दोनों वैल्यू
ठीक है, आप इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो आपका एक साइड क्या आ गया, n/m 4/3 πr³ और दूसरी साइड आप देखेंगे तो 2/3 इंटू 1/ρ। और यहाँ से आपने इसको अरेंज किया तो यहाँ से r³ जो था वो आपके पास में आ गया m/2πn ρ, लेकिन आपको निकालना है r। तो ये जो क्यूब है जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/3 बन जाएगा, मतलब क्यूब रूट बन जाएगा। तो आपके पास में रेडियस का फार्मूला आपके पास में आ जाएगा r इज इक्वल टू m/2πn ρ होल रेज टू पावर 1/3। अब m जो है वो मोलर मास है, n जो था वो एवोगैड्रो नंबर होता है अपने पास में, और डेंसिटी जो है वो रो है। तो सारी चीज़ें पता होगी, तो इस तरह से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, रेडियस ऑफ एटम की। तो ये कुछ अपने पास में बच्चे, अपने पास में कुछ इनडायरेक्ट मेथड से लेंथ मेजरमेंट की, लार्ज लेंथ एज वेल एज वेरी स्मॉल लेंथ के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टाइम के मेजरमेंट के कौन से मेथड्स हैं और मास के मेजरमेंट के कौन से मेथड हैं, कैसे हम उनको मेजर करते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।